सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जिंदा दिल लोगों के साथ इस प्रोग्राम में आप सभी जितने भी साथी हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप सभी साथियों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पिछले 2-3 सप्ताह से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। जिंदा दिल लोगों के साथ एक विमर्श करने के लिए हम इस प्रोग्राम को लेकर के आ रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलंत हैं और हमारे देश में आज भी हम ऐसे बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों का सामना कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और उन पर विमर्श होना बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ हमने ये Your voice is not clear, ma'am. नेटवर्क तो सभी साथियों ने काम को शेयर करें और इसमें जुड़े। देखते हैं आगे, चूंकि अभी तक तो ठीक, आगे देखते हैं क्या हो इसमें। अगर नेटवर्क डिस्टर्ब रहेगा तो लक्ष्मी सर जी आप आगे का संचालन। ठीक है मैम जी। तो मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? ओके ओके, थैंक यू। लक्ष्मी सर, जहाँ नेटवर्क डिस्टर्ब होगा आप इसको आगे करेंगे प्लीज, है ना? ठीक और है, ओके मैम। विलम्ब ना हुए। आज का हमारा जी, आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो टॉपिक है, जो विषय है, वो हमने लिया है आरक्षण। आरक्षण पर विमर्श आज हम सभी साथी आपस में विमर्श करेंगे। तो आरक्षण आखिर ये मुद्दा हमने किया, आपने तो अपना अपना माइक म्यूट रखेंगे प्लीज। स्पीकर के अलावा बाकी जो लक्ष्मी सर माइक म्यूट रखेंगे प्लीज। ठीक है मैडम जी। तो आज का टॉपिक है आरक्षण। आरक्षण पर हम विमर्श करेंगे। आखिर आरक्षण ऐसा, इस पर हमें विमर्श करने की जरूरत क्यों है? कुछ लोग हैं जो आरक्षण का लगातार विरोध करते आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनको आरक्षण लगातार चाहिए। आखिर आरक्षण है क्या, इस पर हम विमर्श करेंगे। तो मैं अपनी बात को आगे रखूं इससे पहले हम सभी साथियों से एक एक करके आरक्षण पर उनका राय लेंगे, उनका क्या इस पर कहना है ये हम जानना चाहेंगे। तो मैं इसमें, चूंकि काफी अरसे बाद हमारे इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक कुमार बौद्ध जी। सर, आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे और आरक्षण पर आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, ये आप अपनी बातों को रखेंगे। सर, 5 मिनट के अंदर आप अपनी बातों को रखेंगे। दीपक कुमार बौद्ध जी, प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी आपको। और अपनी बात रखने से पहले मैं आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त बुद्धिजीवी बंधुओं को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं, नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। आज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा ये हमारे भारत देश का आरक्षण बना हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं
जिनको आरक्षण चाहिए और तमाम आवाम ऐसी है जो कि उसका विरोध कर रही है। तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि आखिर आरक्षण है क्या चीज। आरक्षण एक प्रतिनिधित्व का, रिप्रेजेंटेशन का मामला है। यह आरक्षण हमको अमीरी गरीबी या फिर किसी धर्म के नाम पे नहीं मिला है। यह आरक्षण जो सदियों से दबी कुचली और मजलूम भारत की जो आवाम थी, उनको बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण का प्रावधान अपने संविधान में किया। हालांकि इससे पहले ही आरक्षण के जनक जो कहे जाते हैं हमारे परम पूज्य साहू जी, छत्रपति साहू जी महाराज, उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की थी अपने शासनकाल में। बाबा साहब ने उसी को आगे बढ़ाते हुए जो दबी कुचली जातियां थीं उनको आरक्षण का प्रावधान किया, ताकि जिसके माध्यम से लोग मुख्य धारा से जुड़ सकें, यह भी शान और स्वाभिमान की जिंदगी जी सकें। अब बात यह आती है कि आरक्षण बहुत दिन हो गया मिलते। हाँ, किसी साथी का फोन बज रहा है और उसमें जो है व्यवधान उत्पन्न न करें। कृपया आप लोग अपना माइक को ऑफ करके रखेंगे। तो हमको आज देखने की यह जरूरत है कि किस मंशा से, जिस मंशा से आरक्षण का प्रावधान किया गया था, क्या वह उद्देश्य पूरा हो चुका है? क्या आज समता, स्वतंत्रता, भाईचारे की भावना लोगों में विकसित हो चुकी है? तो अगर आए दिन हम आज के परिवेश में देखें तो हमको मिलेगा कि अभी बहुत कुछ बाकी है। बहुत सारी घटनाएं आए दिन आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी, टेलीविजन और न्यूज के माध्यम से मिलती चली जाती हैं कि कहीं किसी जगह पे जाति के नाम पे किसी का बलात्कार हो जाता है, तो जाति के नाम पे किसी को आज भी ऐसी जो है भारत की स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी लोगों को पानी पीने से वंचित कर दिया जाता है। और तमाम तरीके की घटनाएं आपको देखने और सुनने को बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि आरक्षण मिलने का ये उद्देश्य फुलफिल हो चुका है, पूरा हो चुका है? एकदम नहीं पूरा हो चुका है। तो अभी मेरी समझ से, जैसा कि मेरा मानना है कि अभी आरक्षण की बहुत ही जरूरत है। जब तक जो है भाईचारा नहीं आ जाता है, लोगों के बीच में रोटी और बेटी का संबंध नहीं स्थापित हो जाता है, तब तक यह आरक्षण को खत्म करना यह एक केवल और केवल बेमानी बात होगी। और आरक्षण की बात अगर हम देखें तो बहुत सारा ऐसा जो है मामला है। अभी आप मंदिर वगैरह देख लीजिए और भी चीजें देख लीजिए जहां पे कि मोनोपोली, एकाधिकार ब्राह्मणों का बना हुआ है। उसमें कोई भी SC, ST, OBC वर्ग का व्यक्ति, उसमें कोई शंकराचार्य आपको नहीं मिलेगा, आपको किसी बड़े मंदिर का कोई पुजारी नहीं मिलेगा, बड़े क्या छोटे मंदिर का भी कोई पुजारी आपको नहीं मिलेगा। तो वह भी तो एक तरीके का आरक्षण है। उसकी बात एकदम नहीं करते। उनको कहीं 2-4 लोग अगर उस आरक्षण की बदौलत किसी पदों में पहुंच गए हैं तो इससे उनके कलेजे पे सांप लौटता है, उनके कलेजे में टीस होती है और बार बार आरक्षण का विरोध करने के लिए आमादा रहते हैं। तो मेरी समझ से, मैं समय बहुत कम है और बहुत सारे साथी लोग हैं, तो मेरा यही निष्कर्ष है कि अभी भी आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए और किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। उसके लिए अगर जागरूक होना है तो हम सभी साथियों को, जो कि आरक्षण की बदौलत आज शान और स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं और आरक्षण मिलने की वजह से अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम तो मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, तो उनको बाहर निकल के देखने की जरूरत है। तब उनको समझ में आएगा कि अभी आरक्षण की बदौलत कितना हम मुख्य धारा से जुड़े हैं और क्या हमारे समाज के साथ हो रहा है। उनको कंधे से कंधा मिला के अपने लोगों के साथ में चलने की जरूरत है और इसको बचाने की जरूरत है। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। यही अपनी बात में विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपने मस्जिद की तो खैर हम बात छोड़ दे कि वो अलग ही एक समुदाय, आरक्षण के विरोध में उन्होंने कभी हमारी खिलाफ आवाज नहीं उठाया। तो हम जो एक हिंदू
बोलने वाले लोग हैं खास करके आरक्षण सबसे ज्यादा खड़ा होते हैं। आरक्षण कब है तो मंदिर की हम बात करेंगे कि मंदिर में जो हजारों सालों से है, इस पर आपने अपनी बात को रखा है। आगे की कड़ी में मैं, क्योंकि मुझे तो बोलना है लेकिन मैं अपनी बातों को बाद में रखूंगी, तो मैं आगे की कड़ी में हमारे साथ में जुड़ी हुई है पुष्पा कमल कंवर मैडम जी। ये कोरबा से हैं, पेशे से शिक्षिका हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे मैडम। पुष्पा कमल कंवर जी, आप सुन पा रही हैं मैम? पुष्पा कमल मैडम जी, शायद वो नहीं सुन। जय भीम। हेलो, जय भीम जी दीदी। मैडम। थोड़ा सा जी मेरा स्वास्थ्य आज थोड़ा सा खराब है मैम। मैं बस ज्वाइन करके आप लोगों को सुन रही हूँ। सभी को जय भीम, नमो चलिए बुद्धाय। कोई बात नहीं। ओके जी ओके ओके, म्यूट कर लीजिए मैडम, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपके स्वास्थ्य जल्दी से अच्छे हो, इसकी कामना करते हैं। और आगे की कड़ी में हरीश नोरगे सर जी, आप शायद पहली बार हमारे इस वेबिनार में जुड़े हैं, तो आपसे मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आपको। आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे और आरक्षण पर आप क्या विचार रखते हैं, इस पर अपनी बात रखेंगे सर 5 मिनट में। हरीश नोरगे सर जी। जय भीम मैम। ओके सभी सर, जय साथियों को भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, मैम नमो बुद्धाय। उतना तो मैम मेरे को अभी आरक्षण के ऊपर नॉलेज नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ। तो क्या मैम आरक्षण का मैं कुछ शब्द नहीं पा रहा हूँ बोलने के लिए। अच्छा, हम्म। आप अपनी समझ में आरक्षण आरक्षण continue करना चाहिए, क्या विचार है? आरक्षण से आप वही बात आप रखिए सर, जितना भी आपको समझ है। ठीक मैम, ठीक है। तो आरक्षण मैम ऐसा चीज है ना, जो पिछले पिछड़े वर्ग जो है ना, जिन लोग यानी अच्छे से फिल नहीं कर पा रहे अपने नीड्स को, उन उन लोगों को आरक्षण मिलने का जब बहुत ही जरूरत है। ये इसी को बोलना चाहता हूँ मैम मैं। और मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन था जो अभी ये ईडब्ल्यूएस के बारे में था, उसके बारे में अगर मेरे को डाउट था तो मेरे को बाद में समझाइएगा आप। और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ मैम, क्षमा कीजिए मेरे को। ओके सर, थैंक यू हरीश नोरगे जी। चलिए ईडब्ल्यू पर हम अलग ही दिन मीटिंग रखेंगे, उस पर ऑनलाइन वेबिनार रखेंगे, विमर्श करेंगे, तब हम उस पर बात करेंगे। आज जो मुद्दा है आरक्षण का, तो हम इस पर ही बात करना चाहेंगे, आरक्षण पर। ठीक है और मैम, इसके ठीक। लिए मैं सम्माननीय किशन लक्ष्मी सर जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे सर, और आरक्षण पर आप अपनी विचार को रखेंगे सर। थैंक यू, साधुवाद मैम जी। मोस्ट वेलकम सर। सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज का जो सब्जेक्ट है वॉइस ऑफ मानवता के जो आरक्षण पर विमर्श के लिए बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है। तो इस पर मैं इतना कहना चाहूंगा, सदियों से जो समाज शोषित और पीड़ित रहा है, देश के तमाम संसाधन पर जिसको भागीदारी नहीं दिया गया, जिनको सदियों से शासन सत्ता से, शिक्षा से, शस्त्र से वंचित किया गया, और उनको हर एक मामले में हमारे महापुरुषों के द्वारा अपने लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए संघर्ष किया गया, और उनको द्वारा
अपने समाज को धारा से जोड़ने के लिए संघर्ष था, संघर्ष को बाबा साहब ने संविधान में समता के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक माध्यम दिया है। नेट वीक हो जा रहा है मेरा भी आज, और इसलिए मैं कट गया था। जी जी जी, वो दिखा। कोई बात नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए। तो क्या है, और इसलिए बाबा साहब ने जो समता का हमें अधिकार दिया है, आज के दौर में देखते हैं कि क्या हमें सामाजिक समता आज मिल पाया, क्या हम आर्थिक रूप से अन्य वर्गों की तरह समृद्ध हो सके। राजनीति में हमें तो बिल्कुल भागीदारी है, लेकिन राजनीति में भी हम देखते हैं तो हमारे ही लोग चुनकर जो जाते हैं और जिस बहुजन समाज के मेंबर वो बनते हैं, क्या वो उस बहुजन समाज को वो सुख सुविधा जो सम्मान संविधान में निहित है वो दे पाते हैं। तो आज हम जब इन सारी बातों का विमर्श करते हैं तो लगता है कि हमें ना तो आज तक किसी भी तरीके का बराबर अधिकार नहीं मिला, केवल हुआ है, दिया जा रहा है। आए दिन तमाम जगहों पर स्कूल, कॉलेज, नौकरी, कहीं भी देख लीजिए, हमारे लोगों को आज भी आरक्षण के नाम से दबाया जा रहा है कि हम तुम्हें आरक्षण, बाबा साहब ने तुम्हें खैरात में दिया है, तुम पढ़कर नौकरी पा रहे हो, हमारे हिस्से का तुम खा रहे हो। इन तमाम बातों का आज भी हमारे लोग सामना कर रहे हैं, जबकि सदियों से जिस समाज को पिछाड़ा गया, जिस समाज के हक अधिकार को छीना गया, तो हमें संविधान में मुख्य धारा तक लाने के लिए प्रावधान निहित किया गया कि जो समाज सदियों से सोया हुआ है, शोषित वंचित है, उसे आगे लाया जा सके और उसको मुख्य धारा से लेकर जोड़ा जा सके। तो इस तरीके से आरक्षण वो आरक्षण न हो करके हमारी समाज के लिए एक प्रतिनिधित्व है, ताकि हम भी अन्यों की तरह समानता की श्रेणी में आ सकें। लेकिन आज आप देखते हैं कि एक एक करके हमारी समता के अधिकार जो संविधान में निहित है, उसको असंवैधानिक रूप से सरकार के द्वारा भी एक एक करके खत्म किया जा रहा है। जिस सरकारी सेक्टर में हमारे लोग नौकरी पाते, उन सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ सकते, सारे को प्राइवेट किया जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि अब तो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, शिक्षक भी लापरवाह हैं, इसलिए इसे बंद कर दिया जाए। और ये आने वाला समय में हो सकता है। और प्राइवेट क्या है, हमारे अपने लोगों के पास तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कि वो उच्च शिक्षा तक पेमेंट सो करके पढ़ सके, नौकरी तो दूर की बात। तो इस तरीके से आज आरक्षण भी खतरे में है, हमारे प्रतिनिधित्व भी खतरे में है, संविधान भी हमारा खतरे में है। हमारे लोगों को एकजुट होकर के इस बीमारी का इलाज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तब कहीं जा करके हमारे हक और आरक्षण, जिसको हम प्रतिनिधित्व कहते हैं, वो सुरक्षित रह पाएगी। और इसी के साथ समय कम है, सारे लोगों को सुनना है, तो मैं अपना वाणी विराम देना चाहता हूँ। सभी को पुनः सादर जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।
लक्ष्मी सर जी, आरक्षण धन्यवाद प्रतिनिधित्व मैम का जी। मामला है। आरक्षण जो है, आरक्षण के पीछे सामाजिक न्याय का दर्शन है। दरअसल हम लोग आरक्षण का, ये जो आजकल चल रहा है कि आरक्षण को आर्थिक रूप से जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें मिलना चाहिए, ये भी एक मुद्दा आता है हमारे बीच में। लेकिन ऐसा बाबा साहब ने जब संविधान में आरक्षण की जब बात रखी, प्रतिनिधित्व का जब ये कानून जब उसमें संविधान में रखा, तो उस समय आर्थिक रूप से पिछड़े वाली स्थिति नहीं थी। अभी भी आर्थिक रूप से पिछड़े वाली स्थिति नहीं है। आरक्षण उनके लिए नहीं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। आरक्षण उनके लिए है जिनके साथ सामाजिक रूप से न्याय नहीं हुआ। तो सामाजिक न्याय का दर्शन है आरक्षण। आपने बहुत अच्छे से बेबाकी से अपनी बात को रखा लक्ष्मी सर जी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अगली कड़ी में मैं बसंत नारंग मैडम जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। मैम, आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे और अपनी बात को रखेंगे आरक्षण के मुद्दे पर। मैम प्लीज, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैडम जी। आरक्षण, आरक्षण अर्थात प्रतिनिधित्व, जिसको हम हिस्सेदारी भी कह सकते हैं। इसीलिए माननीय साहब ने कहा है, जिस समाज के जितने जनसंख्या हो उतना हिस्सेदारी हो, जितनी जिसकी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी हो। तो जो सदियों से पीड़ित, शोषित, वंचित और दबे हुए समाज है, उसको शैक्षणिक और सामाजिक रूप से उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये आरक्षण बहुत ही आवश्यक है। इसलिए बाबा साहब ने समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त कराने के लिए जो दबे हुए समाज है उसको आरक्षण दिया था। उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था किए गए थे। जैसे अभी हम देख रहे हैं, तो जो विरोध कर रहे हैं वो लोग जो शुरू से ही आज से 5000 वर्ष पहले तक शासन सत्ता में स्थापित थे, जिसके कारण से वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हर प्रकार से वो क्या है, संपन्न है। लेकिन जिसको आज संविधान लागू होने के बाद 1950 के बाद थोड़ा बहुत अधिकार मिल गया और उस अधिकार के कारण थोड़ा बहुत वो पढ़ने लिखने लगे हैं, लेकिन आज भी उनके सामाजिक शैक्षणिक स्तर उन लोगों के बराबर नहीं है। तो वो जो सदियों से 5000 साल तक शासन सत्ता में रहे हैं और जिसका सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, राजनीतिक स्तर हर प्रकार से संपन्न है, वो कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं? जो आज जिनको आज अधिकार मिला है पढ़ने लिखने का, जो वंचित समाज है वो उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? तो आज की स्थिति में ये आरक्षण जो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना बहुत ही आवश्यक है। और बाबा साहब ने तो आप एक ये देखेंगे, आरक्षण का इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हमको पता चलेगा कि आरक्षण बाबा साहब नहीं चाहते थे। बाबा साहब तो जो दलित, वंचित और पीड़ित समाज के लिए सेपरेट सेटलमेंट चाहते थे, लेकिन गांधी जी और कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किए, बाबा साहब के साथ में धोखा किए और वो सेपरेट सेटलमेंट के जगह में आरक्षण दे दिया, झुनझुना पकड़ा दिया गया। और उस समय भी हमारे साथ उन्होंने धोखा किया और आज भी वे हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि जो आरक्षण मिला है वो शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए समाज को मिला हुआ है, लेकिन आज उसको आर्थिक रूप से देखा जा रहा है। तो ये पूरा असंवैधानिक है और ये सिर्फ बाबा साहब ने ही इसका शुरुआत नहीं किए हैं। इसका शुरुआत तो छत्रपति शाहू जी महाराज से हुआ है। उन्होंने जो कमजोर वर्ग है उनके लिए अपने राज्य में 50% आरक्षण दिया था, उसी विचारधारा को, उसी व्यवस्था को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया। तो आज जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय मिलना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, वो आज तक नहीं मिला है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि जो किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले की नीति खराब है तो वो खराब साबित होगा। तो आज तक जिन लोगों ने शासन सत्ता में बैठे हैं वो आज तक आरक्षण को सही तरह से लागू नहीं किए हैं, जिसके कारण से आज भी उन जिन लोगों को आरक्षण दिया गया था उन लोगों को पर्याप्त सुविधा या पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके कारण से आज के युग में भी
आरक्षण अति आवश्यक है और आरक्षण बंद करने का सवाल है। तो सबसे पहले तो आरक्षण को जुडिशियल में बंद किया जाए, जो सदियों से जो किसी एक विशेष समुदाय को जुडिशियल में आरक्षण मिला हुआ है, मंदिरों में आरक्षण मिला हुआ है, जमीन में आरक्षण मिला हुआ है, व्यापार में आरक्षण मिला हुआ है, पहले वो आरक्षण बंद होना चाहिए। उसके बाद जो अभी तो ये सिर्फ नौकरियों में मिला हुआ है और सामाजिक स्तर में मिला है, मतलब शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से मिला है, वो तो बात की बात है। लेकिन सदियों से जिन अन्य विभागों में, अन्य संस्थानों में जो आरक्षण मिला हुआ है, जैसे कि यही जुडिशियल में मिला हुआ है, मंदिरों में मिला हुआ है, जमीन व्यापार में मिला हुआ है, तो इन पर कोई सवाल नहीं करता है। लेकिन जो शैक्षणिक रूप से मिला है और सामाजिक रूप से मिला है, उस पर अभी सवाल उठने लगा है, बंद किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है। और ये जो EWS वाला जो आरक्षण दिया जा रहा है, वो आर्थिक तौर पर दिया जा रहा है, ये तो और बिल्कुल ही असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कहीं पर भी व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आरक्षण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आरक्षण तो अभी सही तरीका से लागू ही नहीं हुआ है और इसको खत्म करने की बात आ रही है। आज 72 साल ही हुआ है संविधान लागू होने का, और आरक्षण का आज सभी लोगों को तो अभी तक सिर्फ पढ़ाई किए हैं हमारे लोग, और आरक्षण का भी फायदा ही नहीं ले पाए हैं, और अभी से इसको बंद किया जा रहा है। तो ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, चिंतनीय विषय है। इस पर हमें सभी को एकजुट होकर इस पर विचार विमर्श करना है और इसको पुनः लागू करवाना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद नारंग मैडम जी, और बहुत ही बखूबी आपने आरक्षण पर अपने विमर्श रखे हैं, विचार रखे हैं। प्रतिनिधित्व का मामला है और तमाम जो पद हैं, जो शासकीय पद हैं, या उन सारी जगहों पे, इवन एजुकेशन पे, सारे जगहों पे आरक्षण केवल बोलने के लिए है, लेकिन लागू नहीं हो पा रहा है। आपने बखूबी बातों को रखा है। देखिए, दुनिया में हर जगह समाज में जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। केवल भारत ही नहीं, दुनिया में हर जगह वंचित वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भारत के संदर्भ में बात यह हो जाती है कि जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ी जाति है, जो अनुसूचित जातियां हैं या जो अनुसूचित जनजातियां हैं, तो उनको वंचित वर्ग माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो जाति आधारित व्यवस्था है वो कायम है। भारत में जो व्यवस्था है वो जाति आधारित है, और जातियों के आधार पर यहाँ पर शासन चलाने के लिए उनको रोका गया। शासन चलाने में जितने भी ढांचे हैं उनमें भागीदारी से उनको रोका गया, और पढ़ने लिखने से रोका गया। अंग्रेजों के शासन काल में भी जो आरक्षण लागू किया गया, उसका भी लाभ केवल सवर्णों को ही मिला। अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग, इन लोगों को नहीं मिला। अंग्रेजों के समय में भी आरक्षण का लाभ केवल सवर्णों को मिला, सवर्ण जातियों को। तो ये तमाम जो चीज देखते हैं, तो ये इसलिए यहाँ पर जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पे नहीं होकर के ये सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए जो जातियां हैं उनके उस आधार पर है। तो ये आर्थिक आधार पर जो EWS वाली जो बात कर रहे हैं, इसके आधार पर आरक्षण का समर्थन करना ये बिल्कुल गलत है। ये सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए, वंचित वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण जो चला आ रहा है, ये होते रहना चाहिए। और यही एक कारण है कि जब ये आरक्षण जो प्रतिनिधित्व है, जब सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को मिला, तभी से लेकर के 1950 से लेकर के अब तक जो है, ये पिछड़े तबके के लोग, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, उन लोगों में थोड़ा बहुत आज समाज के मुख्य धारा में जुड़ने की काबिलियत आ पाई है। वो लोग थोड़ा सा आज जागरूक हो पाए हैं, पढ़ लिख पाए हैं, नौकरी में आ पाए हैं, या प्रशासनिक भागीदारी अपना निभा पाए हैं। तो ये जो आरक्षण का जो सिद्धांत का जो विरोध है, ये बिल्कुल गलत है, और इसको EWS पे लाना ये बिल्कुल गलत है। और मैं आप लोगों को और एक चीज बताना चाहती हूँ कि देश में जो अंग्रेजों के खिलाफ जब संघर्ष हो रहा था, तो उस दौरान भी भारतीयों के लिए आरक्षण की मांग की गई थी। अब समझिए कि अंग्रेजों
के खिलाफ जब संघर्ष हो रहा था, उस दौरान भारतीयों की आरक्षण की मांग। तो उस समय आरक्षण मांगने वाले लोग कौन थे? हमारे लोग नहीं थे, एससी एसटी या ओबीसी के लोग नहीं थे। उस समय आरक्षण किसको चाहिए था? प्रशासन में भागीदारी, शासन में भागीदारी किसको चाहिए था? तो उस समय सवर्णों को चाहिए था। अंग्रेजों के साथ प्रशासनिक स्तर पर भागीदारी, या उनके साथ जो बाल गंगाधर तिलक, या मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद तिलक ने ही ये बात कहा था कि हमें 40% जो है आप हिस्सा दे दीजिए, प्रशासनिक उसमें हिस्सेदारी दे दीजिए, हम आपका विरोध कभी नहीं करेंगे। तो ये आरक्षण का डिमांड उस समय से चला आ रहा है। सन 1900 पीडब्ल्यूडी में तार विभाग, चुंगी आदि जितने भी उच्च पदों पर उस समय विभाग में जब वैकेंसी निकली, तो उस समय भी आरक्षण के लिए यही सवर्ण लोग हैं जिन्होंने आंदोलन चलाया था। ये आपको उस समय के जो अखबार वगैरह है, वो अगर आप चाहेंगे खोजेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो ये तमाम चीजें जब इन लोगों को अंग्रेजों के उस समय में, अंग्रेजों के समय में जब शासन सत्ता में भागीदारी चाहिए थी, तो ये लोग आरक्षण का डिमांड किए। लेकिन आज जब इनके हाथ में शासन सत्ता है भारत का, आज इनको जब भागीदारी देना है, एससी एसटी को आज भागीदारी देना है, तो आज आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। जो कभी खुद आरक्षण पे इसमें आरक्षण पर डिपेंड रहे, आरक्षण पर जिंदा रहे, वही लोग आज आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। और आरक्षण ईडब्ल्यूएस के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, ऐसा ये लोग कानून लाना चाहते हैं। देखिए, कुछ बातें हैं जो मैं आप लोग को यहाँ पर रखना चाहूंगी, इसमें आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि आरक्षण का जो यहाँ पर आरक्षण की जो स्थिति है, तो जैसे आदिवासी समाज को देख लीजिए। आज आदिवासी समाज के साथ कितना ज्यादा अन्याय अत्याचार हो रहा है। बस्तर के अंदर आप उधर आप क्या स्थिति है, टीवी में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, तो हमें ये समझ में आता है। मुख्य धारा से अलग थलग कटा पड़ा है, अलग थलग पड़ा हुआ है। अगर हम 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची को भारतीय संविधान से हटा दें, तो सोचिए आदिवासियों की क्या स्थिति होगी, आदिवासियों के ऊपर क्या बीतेगा अगर 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची को हम संविधान से निकाल दें। तो ये आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि हमने उनको एकदम शासन एक दे दिया, हमने उनकी सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था किया और उनको मुख्य धारा के लिए बस आरक्षण। एजुकेशन में मान लीजिए, तो एजुकेशन में केवल एडमिशन के लिए आप सीट की डिमांड करते हैं, लेकिन आपका तमाम जो पढ़ाई लिखाई सारा चीज, उसमें तो कोई आरक्षण नहीं है। पढ़ाई लिखाई आप करेंगे, आप अभाव में रहते हुए पढ़ाई लिखाई करेंगे, बाकी लोग तमाम साधन संसाधन से संपन्न है, वो ट्यूशन ले रहे हैं, अलग से कोचिंग ले रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं, फिर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग उस जैसे भी स्थिति है, उस स्थिति में हमारे बच्चे पढ़ लिख करके कंपटीशन फाइट करते हैं, एग्जाम फाइट करते हैं। तो केवल एडमिशन के लिए सीट है, लेकिन बाकी तमाम चीजें उसके लिए तो हम फाइट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो एक रास्ता है बस, और इसका जो है विरोध कर रहे हैं लोग। आप ये सोचिए कि जब लोकसभा के अध्यक्ष थी जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार, जिस समय लोकसभा की अध्यक्ष थी, उस समय में लोकसभा में संसद में आरक्षण लागू नहीं था। बड़े आश्चर्य की बात है कि जहां कानून बन रहा है, जहां इन तमाम चीजों की रक्षा सुरक्षा, आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर कानून बन रहा है, और जहां शेड्यूल कास्ट की मीरा कुमार अध्यक्षा थी, उस समय भी लोकसभा में आरक्षण लागू नहीं था। बड़े आश्चर्य की बात होगी अगर आप जानेंगे इसको। तो आरक्षण को जो खत्म करने का जो उपाय है, वो आरक्षण के लागू होने के बाद से ही वो शुरू हो गया। और वर्चस्व का अर्थ वर्चस्व ही होता है, और जिसका वर्चस्व होता है
वो उसे बनाए रखने के लिए हर तरह का उपाय करता है। हम क्या कर रहे हैं? हमें आरक्षण मिला, उस आरक्षण को, उस प्रतिनिधित्व को बचाने के लिए एससी एसटी हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी जिम्मेदारी कहां पर निभा रहे हैं? सोचने वाली बात है कि जो विरोध कर रहे हैं वो अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए तमाम तरह का उपाय कर रहे हैं, लेकिन जिसको मिला, जिसको इस आरक्षण की बदौलत जो आज थोड़ा बहुत हम मतलब थोड़ा बहुत हम समाज के उसमें जुड़ पाए हैं, अपने हक अधिकारों को समझ पाए हैं, थोड़ा बहुत भागीदारी ले पाए हैं, चाहे शिक्षा हो, नौकरी हो, तो राजनीतिक स्तर पर हो, तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एससी एसटी के लोग क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो हमारे जो प्रतिनिधि जाते हैं, जो चुन के जाते हैं, वो केवल प्रतिनिधि बन के रह जाते हैं, केवल प्रतिनिधि हैं। उनको किसका हक अधिकार मारा जा रहा है, किसको कितना क्या आरक्षण मिलना चाहिए, किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, इस पर उन लोगों का कोई सोच, कोई सरोकार उन लोगों का नहीं रह जाता है। जब भी वर्चस्व को आप चुनौती देंगे ना, तो वर्चस्ववादी जो विचार है उस चुनौती को, धार को जो कमजोर करने का ना हमेशा कोशिश करेगा। तो उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि शिक्षण संस्थानों में जब दाखिला में जब बहाल करने की मांग की गई, तो अखिल भारत आयुर्विज्ञान एम्स जिसको बोलते हैं, वहां सवर्ण डॉक्टरों ने आंदोलन शुरू कर दिया। सोचिए। और आरक्षण का जो विषय है तो उस पर द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 की रिपोर्ट का जो पेज नंबर 12 है, सन 1991 में आप देखेंगे तो 10वीं कक्षा के रिजल्ट की समीक्षा लिखा गया। उस समीक्षा में इंग्लिश में पास होने के बजाय 40% अगर होता तो अकेले, एक रिपोर्ट की बात बता रही हूं मैं, तो अकेले कलकत्ता में 1400 स्टूडेंट जो है उस समय फेल हो गए होते, और 1901 में हाई स्कूल में कुल जो स्टूडेंट थे वो 21,750 थे। जो स्टूडेंट थे, जो परीक्षार्थी थे 21,750 थे, और उसमें मात्र 7,953 यानी कि 36% मात्र परीक्षार्थी जो है वो पास हो सके थे। तो 1901 से पहले इंग्लिश में पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक था, ये आप लोग गौर से इस बात को सुनिए कि 1901 से पहले इंग्लिश में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 40% था। 33% नहीं होता था उस समय, 40% होता था। तो 1901 में इसे घटाकर 33% किया गया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने जब भारत में मॉडर्न एजुकेशन की जब शुरुआत की तो उस समय केवल फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन होता था। उस समय थर्ड डिवीजन नहीं होता था, केवल फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन ये होता था। तो 1857 में जब मद्रास में डिग्री कॉलेज बना, 1857 में मद्रास में जब डिग्री कॉलेज बना, तो चूंकि इन लोगों को इंग्लिश समझ में आती नहीं थी, हमारे भारतीय लोगों को, और उस समय पढ़ने वाले भी कौन थे? सवर्ण थे। हम लोग तो थे नहीं, एससी एसटी के लोग, ओबीसी के लोग, सवर्ण लोग थे। और सवर्ण में भी जो संपन्न थे वो लोग थे। तो उन लोगों को इंग्लिश समझ में आती नहीं थी, और इस वजह से जो मद्रास में जो डिग्री कॉलेज बना तो वहां पर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट नहीं मिल पा रहे थे, और फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन के अलावा कोई तीसरा डिवीजन नहीं था। तब इन सवर्णों ने अंग्रेजों के सामने ये उपाय रखा कि अगर 40% पासिंग मार्क को घटा करके 33% कर दिया जाए तो बात बन जाए। तब इनकी बातों को, सवर्णों की बातों को, ब्राह्मणों की बातों को तब अंग्रेजों ने मान लिया, और तभी से ये जो 33% पासिंग मार्क है ये तभी से आया। अब आप सोचिए कि आरक्षण क्यों इनको चाहिए था? जब शासन दूसरे के हाथ में था, जब अंग्रेजों के हाथ में था, तो ये आरक्षण लेने से ये कभी चुके, ये कभी झिझके नहीं, इनको संकोच नहीं हुआ। क्या क्या चीज में इन्होंने नहीं मांगा?
तो तमाम इनको आगे बढ़ने के लिए जो चीज चाहिए होता है वो सब करते हैं, और हम जो लोग हैं, हमारे लोग हैं, वो हम इसको एकदम लाइटली ले रहे हैं। अभी भी हमको नहीं समझ में आ रही है कि हमें कितना बड़ा हथियार मिला है और उसको हमें सेव करके रखना है, सुरक्षित रखना है। क्योंकि समय हो चला है, 7:56 हो गया है, तो 8 बजे हमारी मीटिंग दी एंड हो जाएगी। 7:57 हो गया है। मैं इतनी ही बातों को यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि ये जो अभी हमारी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी है, केवल इतने ही लोगों को प्रतिनिधित्व का जब अधिकार मिला तो इन लोगों का जो पैर है वो जमीन से खिसकने लग गया। जो 5000 सालों से, कई हजार सालों से जो आरक्षण का लाभ लेते जा रहे हैं, उन लोगों का पैर जो है वो जमीन से खिसक रहा है। केवल हमारी 2 पीढ़ी जब पढ़ लिख गई तो ये हाल है। अगर हम आरक्षण को सुरक्षित रख पाए, हम अपने प्रतिनिधित्व की अधिकार को, जो सामाजिक न्याय की दर्शन के तहत इस आरक्षण को हम सुरक्षित रख पाए, तो आने वाले 1-2 पीढ़ी में और इनकी क्या हालत होगी, ये सोचने वाली बात है। आप सभी यहाँ पर जुड़ करके आप अपना अपना योगदान दिए, बहुमूल्य समय दिए। मेघराज सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? मैं यहीं पर खत्म करती हूँ क्योंकि समय हो चला है। तो मेघराज सिंह जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपका स्वागत है, और अपनी बातों को रखते हुए सर, आज की इस मीटिंग का आभार करते हुए आप जो है मीटिंग की समापन की घोषणा करेंगे सर। मेघराज सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं सर? मेघराज सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? शायद मेघराज सिंह जी। जी सर, जी सर, जी सर, आप अपनी बातों को रखेंगे और आभार प्रदर्शित करते हुए आज की मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करेंगे सर। पहली बात तो सबका स्पेशल धन्यवाद, जो लोग जुड़े हैं सबके सभी। देखो इसमें क्या होता है, मतलब जब तक हम अपने हकों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर लड़ना पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि को किसी को राज न दे है, जो भी ले निज बल से ले है, और राज बिना न धर्म चले, धर्म बिना सब दले मल है। इसका मतलब है कि को किसी को राज, अब जब ये जो आरक्षण की बात चल रही है ना, अगर आप लोगों का हाथ में राज होगा, आप लोगों का राज होगा भारत में, तो क्यों आरक्षण मांगने की जरूरत पड़ेगी? तो सारा सिस्टम आप लोगों के हाथ में होगा। तो ये बेहतर आरक्षण मांगने के बजाय अगर राज्यसभा की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहना। और आरक्षण तो हम देंगे भिखारियों को, जो मांगते हैं लोग, जो मतलब जो ब्राह्मण लोग हैं, जो आरक्षण भी छीन रहे हैं, सब कुछ छीन रहे हैं, उनकी छीनने की आदत है, तो उनको आरक्षण भी देंगे, उनका राशन भी फ्री करेंगे, सब काम फ्री करेंगे। राज एक तरफ बढ़ जाए तो राज की तरफ कदम बढ़ाएंगे, तभी सभी समस्या का समाधान होगा। वरना मांगते रह जाएंगे, हम भिखारी बने रह जाएंगे और वो हमें देंगे भी नहीं है। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ आप लोगों से कि आज के बाद में राज के बारे में सोचेंगे और इसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। और जिंदा लोग उससे ही कहते हैं जो अपने लोगों, अपने हक के लिए लड़ते हैं और दूसरों को लड़ना सिखाते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।